अगर हम बात स्विट्जरलैंड कंट्री की करते हैं तो मोस्ट एक्सपेंसिव चॉकलेट्स, इसके अलावा जो रिचेस्ट और लग्जरी वॉच है वो भी शामिल है, लेकिन इनमें दोनों में से कोई भी इसकी पहचान नहीं है। तो अगर हम स्विट्जरलैंड कंट्री की पहचान की बात करें तो सबसे बड़ी पहचान होगी टूरिज्म सेक्टर, और इसके अलावा इसका जो मनी यानी कि जो बैंक सेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड में। तो अगर हम स्विट्जरलैंड की बैंक की बात करें तो स्विट्जरलैंड के बैंक के अंदर बहुत सारा काला धन है, ऐसा डार्क सीक्रेट बहुत सारे रिपोर्ट में कहा गया है अभी तक हम देखें तो। और इसके अलावा जो स्विट्जरलैंड की जो बैंक है उसके अंदर भी बहुत सारे नेता या तो फिर बहुत सारे पॉलिटिशियन के भी रुपए जमा है, ऐसा भी एक रिपोर्ट में कहा जाता था। और इसके अलावा स्विट्जरलैंड के जो माउंटेन्स है वो आखिर जितने क्लीन देखते हैं वहाँ के जो सिस्टम और वहाँ की जो बैंक सिस्टम है वो भी इतनी क्लीन है, ऐसा भी एक रिपोर्ट में कहा जाता था। और इसके अलावा स्विस बैंक और नाजी जर्मन के बीच आखिर क्या हुआ था ये भी एक बड़ा मामला होता है, तो इसको भी मैं आगे वीडियो में इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। लेकिन स्विट्जरलैंड कंट्री आखिर इतना अमीर कैसे बन सकती है, क्योंकि इसके पास ना तो कोई नेचुरल रिसोर्स है या तो फिर ना ही कोई नेचुरल ऑयल रिसोर्स है, फिर भी आखिर ये इतनी अमीर कैसे बनी। और इसके अलावा इसके पास ना तो कोई नेचुरल रिसोर्स जैसे कि रशिया के पास ऑयल वाला रिसोर्स है, ऐसा कोई भी रिसोर्स नहीं है, और ना ही इसके पास इतनी ज्यादा पॉपुलेशन मौजूद है। और इसके पीछे एक ही रीजन होता है कि जो स्विट्जरलैंड है बाकी जो इकोनॉमी है उसको हाई वैल्यू प्रोडक्ट बनाना है और उसको पूरी दुनिया में बेचना है, और यही से जो इसकी जो वैल्यू है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो अगर हम बात करें तो जैसे कि देखिए कोई बैंकिंग सर्विस हो गई या तो फिर फाइनेंशियल सर्विस हो गई, इसके अलावा केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इसके अलावा बहुत सारी टूरिज्म सेक्टर है जिससे ना जो पैसा कमाता है स्विट्जरलैंड। और इसके अलावा जो लग्जरी वॉचेस है उसके जरिए भी जो स्विट्जरलैंड है वो काफी मुनाफा कमाता है। और इन सभी के साथ जो इंटरनेशनल रेपुटेशन थी स्विट्जरलैंड की उसको काबिलियत बनाने के लिए एक ही चीज आती है जो कि होती है स्टेबिलेशन। तो स्टेबिलिटी एक ऐसा वर्ड होता है जो कि स्विट्जरलैंड को है ना और भी आगे बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि उसकी जो रेपुटेशन है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही अच्छी बनाता है जो स्टेबिलिटी होता है वो। तो अगर हम यूरोप का इतिहास की बात करें तो इसका इतिहास देखिए जो पॉलिटिकल जो कॉन्फ्लिक्ट है उनके साथ बहुत ही ज्यादा मात्रा में भरा पड़ा है, और साथ में स्विट्जरलैंड का भी। और इसके अलावा जो स्विट्जरलैंड है उसने बहुत लंबे टाइम तक अब जो पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है उसको मेंटेन किया था, जबकि यूरोप के अंदर बहुत सारे ऐसे देश मौजूद है जहाँ पे जो युद्ध है वो चालू था उस टाइम की अगर हम बात करें तो। और स्विट्जरलैंड कंट्री है वो देखिए रिलेटिव में एकदम जो फाइनेंशियल स्टेबल है वो रहा था, और देखिए फाइनेंशियल स्टेबल में पूरे इंटरनेशनल मार्केट में उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। तो जब भी कोई इन्वेस्टर अपना पैसा कहीं पे लगाता है तो वो सिर्फ प्रॉफिट नहीं देखता, बल्कि वो देखता है कि क्या वो कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या फिर नहीं, और बहुत सारे रीजंस होते हैं इसके बाद। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर स्विट्जरलैंड की अगर कोई भी इन्वेस्ट करता है तो वो देखता है कि वहाँ की करेंसी कैसी है, वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टी है या तो फिर वहाँ के जो लॉज है वो आखिर किस तरह से काम करते हैं। और यही सभी रीजन के बाद अब जो ये स्विट्जरलैंड की जो बैंकिंग सिस्टम है उसको उसकी रेपुटेशन है इंटरनेशनल मार्केट में वो उसको और भी स्ट्रांग बनाने का काम करता है। और यही रीजन के साथ है जो इंटरनेशनल जो क्लाइंट्स होते हैं जो कि अपने पैसा है ना जो स्विस बैंक है उसके अंदर जमा करवाते हैं, और इसकी रीजन से इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और ये बात होती है सन 1934 की, जब ये बात आती है देखिए जो स्विस बैंक है उसके क्लाइंट या तो उसके कस्टमर की जिनकी प्राइवेसी की बात आती है। और ये बात होती है सन 1934 की जब स्विस बैंक एक एक्ट लागू करता है जिसके तहत अगर हम बात करें तो अगर कोई भी इंसान अगर स्विस बैंक के अंदर अपने पैसे जमा करवाता है तो उसकी जो माहिती उसकी इंफॉर्मेशन है उसको गुप्त तरीके से रखी जाएगी। यानी कि कोई भी अगर पैसे कहीं से भी लाकर अगर स्विस बैंक के अंदर जमा करवाता है तो उसको पूरी तरीके से लीगल बनाया था, यानी कि इस इंफॉर्मेशन को बाहर नहीं लगाना था और इसको बाहर नहीं पड़ना था किसी भी कस्टमर की। लेकिन स्विस बैंक की तकलीफ तब बढ़ जाती है जब देखिए बहुत सारे जो फॉरेन के जो क्लाइंट होते हैं उसने अपने पैसे इस बैंक के अंदर जमा तो करवाया लेकिन अपने देश के अंदर जो टैक्स या तो फिर कुछ अदर टैक्सेस होते हैं उसको नहीं भरा था। और इसके रीजन से देखिए बहुत सारे ऐसे क्लाइंट थे जिसने देखिए जो टैक्स या तो फिर असेट्स के ऊपर जो भी टैक्स लगता था उसको नहीं भरा था अपने देश के अंदर। और यही रीजन के साथ जो स्विट्जरलैंड की जो बैंकिंग सिस्टम है वो पूरे इंटरनेशनल मार्केट में एक कन्वर्शियल बाबत बन चुकी थी अगर हम बात करें तो अगर आपको आपकी मनी की प्राइवेसी चाहिए तो आप प्लीज स्विट्जरलैंड जाइए, क्योंकि स्विट्जरलैंड के अंदर आपको आपकी मनी या तो फिर आपका पैसा होगा उसकी सीक्रेटली आपको कोई भी इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आएगी। तो अगर बहुत सारे जो इंटरनेशनल जो वेल्थ क्लाइंट है वो सिर्फ एक बैंक अकाउंट का जरिया नहीं बना था स्विट्जरलैंड, बल्कि वहाँ पे जो बहुत सारी जो सर्विस है वो भी दी जाती थी ये जो वेल्थ क्लाइंट है उनको, यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस, इसके अलावा वेल्थ क्लाइंट मैनेजमेंट, इसके अलावा बहुत सारी जो प्रॉफिटेबल की जो सर्विस थी वो भी दी जाती थी ये जो वेल्थ क्लाइंट होते हैं उनको।
और ये बात होती है सन 1939 एंड 1945 के बीच की, जब देखिए जो यूरोप है वो शायद वर्ल्ड वॉर 2 से गुजर रहा था। और उस टाइम पे अगर हम बात करें तो जो स्विट्जरलैंड कंट्री थी वो किसी का भी पक्ष लेने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसकी जो इकोनॉमी है वो पूरी तरीके से इस वॉर से कम्प्लीटली अलग हो जाए। और उस टाइम की अगर हम बात करें तो देखिए स्विस बैंक और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस होता है उसने दो अलग अलग पार्टी के जो असेट्स है उसको भी हैंडल किया था। उस टाइम की अगर हम बात करें तो नाजी जर्मन एंड नाजी परसिक्यूशन, उसके जो विक्टिम और उसके जो असेट्स थे वो भी शामिल थे अगर हम बात करें तो। और इसके दौरान जो एक गोल्ड ट्रांजैक्शन है वो भी एक कन्वर्शियल बाबत बन चुका था पूरे विषय के लिए। और इसके दौरान जो स्विस बैंक है उनके ऊपर अगर हम बात करें तो जो बहुत सारे जो ट्रांजैक्शन हुए थे उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी किया गया था। और इसके साथ अगर हम बात करें एक सवाल ये भी आता है कि जो जेविस फैमिलीज और उसके विक्टिम्स है और उसके असेट्स थे और उसका ओनर क्या युद्ध में मारा गया या फिर नहीं, बहुत सारे सवाल पैदा होते थे। अगर जेविस फैमिलीज के ओनर या तो फिर उसके असेट्स के जो मालिक है वो अगर वॉर के अंदर मारे जाते हैं तो क्या उनका जो अकाउंट है उसका आखिर क्या हुआ, ये देखिए बहुत लंबे समय तक ये ना एक अनसोल्व माइस्टरी बन चुकी थी उस टाइम की अगर हम बात करें तो। और शायद यही एक रीजन हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो फाइनेंशियल सेक्टर है जो स्विट्जरलैंड का वो एक बहुत ही बड़ा कन्वर्शियल बाबत बन चुका था कॉम्प्लीमेंट के लिए अगर हम बात करें तो। और उसके साथ ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो स्विट्जरलैंड की जो एक वेल्थ इकोनॉमी है वो पूरी जो नाजी वेल्थ है उसके ऊपर शायद टिकी हुई थी उस टाइम की अगर हम बात करें तो। और उस टाइम की बात करें तो स्विट्जरलैंड की जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको भी शायद पूरी तरीके से इग्नोर किया था ये जो वर्ल्ड वॉर 2 है उसके दौरान। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो यूरोप था वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था और इसके बाद इसको रीडेवलपमेंट करना था और उसके लिए जो बैंकिंग सिस्टम है उसको और भी अच्छा बनाने का काम किया गया था। और उसके बाद जो स्विस बैंक के वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसमें बहुत सारे सुधारे भी शायद किए गए थे अगर हम बात करें तो। और इसके बाद जैसे जैसे देखिए जो स्विस बैंक है उसके अंदर फॉरेन जो क्लाइंट होते हैं उसके पैसे बढ़ते गए, मनी बढ़ता गया, वैसे ही उसका जो टैक्स जो अथॉरिटी है वो भी बहुत ज्यादा चिंता में आ चुका था। तो मान लेते कि एक वेल्थी इंसान हो अपने वेल्थ अकाउंट है वो स्विट्जरलैंड के अकाउंट में खुलवाता है और वही अकाउंट पर जो उसके देश की जो एक टैक्स अथॉरिटीज होता है उसको अगर डिक्लेयर करता है तो हो सकता है कि वो पूरी तरीके से लीगल हो। लेकिन वही अकाउंट अगर देखिए फॉरेन में अगर खुलवाता है और अपने असेट्स को छिपाने के लिए अगर ये बात करता है तो हो सकता है कि इसके ऊपर एक एविएशन भी बन जाए। और स्विट्जरलैंड की जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें जो सिक्रेंसी है उसके रीजन से जो फॉरेन जो अथॉरिटीज है उसके अकाउंट की जो इन्फॉर्मेशन है उसको निकालना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल बन जाता है। और यही रीजन के साथ स्विट्जरलैंड की जो बैंकिंग मॉडल है उसको एक क्रिटिसिज्म के रूप में देखा जाता था और उसको आज भी इसको यही रीजन से देखा जाता है अगर हम बात करें तो। और इसके साथ ही ये बात होती है 21 सेंचुरी की और उस टाइम पे जो अमेरिका है उसने भी जो स्विस बैंक है उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बनाया था। तो अमेरिकन बैंक द्वारा ये कहना था कि जो हमारे जो क्लाइंट है जो कि हमारे बैंक के अकाउंट रखता था वो सारे जो पैसे है वो डायरेक्टली अगर हम बात करें असेट्स से जिसको टैक्स भरे बिना देखे उसको स्विट्जरलैंड के बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता था। यानी कि जितने भी जो क्लाइंट थे अमेरिकन बैंक्स के वो डायरेक्टली अपने असेट्स को या फिर उसको जो टैक्स है उसको छुपाने के लिए या तो फिर टैक्स ना भरने के रीजन से अपने जो असेट्स है तो फिर उसकी रकम है उसको स्विट्जरलैंड में ट्रांसफर कर दिया जाता था। और स्विट्जरलैंड की जो सिक्रेंसी है वो हर बार काम नहीं करती है और यही रीजन है कि उसके ऊपर जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो भी शायद बनाया गया था पूरे वर्ल्ड से। तो अगर हम बात करें तो जो स्विट्जरलैंड है और उसकी सबसे बड़ी जो इनकम का स्रोत है उसकी अगर हम बात करें तो ये शायद बैंकिंग सिस्टम है क्योंकि इसके जरिए जो स्विट्जरलैंड है वो बहुत ही ज्यादा पैसा कमाता है। अगर बैंकिंग इंडस्ट्री को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद जो फार्मास्यूटिकल्स उसके अलावा जो लग्जरी वॉचेस है उसके जरिए इसका जो प्रॉफिट है वो बहुत ही ज्यादा निकलता है। और इसके अलावा बाकी जो इंजीनियरिंग इसके अलावा बाकी जो प्रोडक्ट्स हाई वैल्यू जो डिमांड है और उसके अलावा टूरिज्म और जो इंश्योरेंस है उनसे भी बहुत ही ज्यादा पैसा कमाता है। यानी इन सब का मतलब यही निकलता है कि अगर स्विट्जरलैंड की जो बैंकिंग सिस्टम है अगर वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है फिर भी जो स्विट्जरलैंड की जो इनकम है वो चालू रहेगी। सीधा मतलब होता है कि स्विट्जरलैंड सिर्फ बैंकिंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं है बल्कि ये फार्मास्यूटिकल्स इसके अलावा इंश्योरेंस बहुत सारी सर्विस भी देता है। तो अगर स्विट्जरलैंड की असली ताकत की बात करें तो वो होती है बैंकिंग सिस्टम, यानी कि वहाँ की जो बैंक है वो उसका मोस्ट पावरफुल वेपन भी हम इसको बोल सकते हैं। और इसके अलावा वहाँ का जो इंश्योरेंस कंपनी है वो और इसके अलावा वहाँ का जो टूरिज्म सेक्शन माउंटेन और जो लग्जरी वॉचेस है वो भी शायद एक मेन रीजन बन जाता है। और इसके अलावा देखिए स्विस बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन या तो फिर बहुत सारे ऐसे नेता या फिर बहुत सारे ऐसे एक्टर है जो कि बिजनेसमैन है उनके पैसे स्विस बैंक के अंदर जमा है। यानी कि पूरी तरीके से अगर हम बात करें तो इंडियन नेताओं की बात करें तो हो सकता है कि उसमें काला धन भी शायद शामिल हो।
यानी एक बात मैं आपको इतनी श्योरली कह सकता हूँ कि इस दुनिया का जो पूरा मनी मार्केट है उसको शायद देखे स्विट्जरलैंड की जो बैंक यानी कि स्विस बैंक है वो शायद इसको है ना एक कमर्शियल बाबत बनाता है। तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पूरी दुनिया का जो पैसा है उस जो मनी है उसको मैनेज करने का काम ये स्विस बैंक करती है। यानी आपके पास जितने भी काला धन क्यों ना हो, अगर आप जाके स्विस बैंक के अंदर इसको जमा करवा देते हो सकता है कि आपकी प्राइवेसी सीक्रेटली किसी को भी ना बताया जाए। और यही देखिए एक डार्क रियलिटी बन जाती है जो स्विस बैंक है उसकी। और इसके साथ ही वहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम है वो भी हमको एक ही चीज दिखाता है और एक ही चीज सिखाता है कि अगर पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है वो बदल रही है तो फिर दुनिया बदल रही तो हो सकता है कि जो स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी है उसको भी बदलना पड़े। तो स्विस बैंक की एक मोस्ट पॉपुलर की बात करें तो वो होती है प्राइवेसी, यानी कि उसके पास कितने भी क्लाइंट क्यों ना हो उसकी गवर्नमेंट को ये कभी भी नहीं बताएगी कि आखिर आपके देश के लोगों ने हमारे देश के अंदर कितने पैसे जमा करवाए। और यही रीजन के साथ इस दुनिया के बहुत सारे बिलियनर्स, बहुत सारे एक्टर्स या तो फिर जो काला धन वाले जो लोग हैं, मंत्री है, उस अपने पैसे स्विस बैंक के अंदर जमा करवाते हैं। और ये एक रियलिटी है, अगर आपके पास काला धन हो उसको अगर व्हाइट धन करना हो तो आप स्विस बैंक में जाइए और वो काला धन जमा करवाइए। और यही पूरा जो डार्क रियलिटी है वो शो करता है कि आखिर स्विट्जरलैंड की बैंक आखिर क्या कहना चाहती है। और ये वीडियो हो सकता है कि आप प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।